नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 12 अगस्त है। अगर आने वाले टाइम में आपकी ग्रुप डी की एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में 5 हम ऐसे टाइप पढ़ेंगे जो लगभग लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम के लिए ये 5 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 टाइपों में से 2 टाइप तो हमने एडवांस मैथ के लिए हैं और 3 टाइप लिए हैं हमने अंकगणित के। तो आइएगा बगैर टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडवांस मैथ के एक टाइप की, जिसमें आपसे कल 11 अगस्त से ये क्वेश्चंस पूछा गया था। एक त्रिभुज है आपके पास, है त्रिभुज के आपको तीनों शीर्ष दिए हुए और आपसे ये कहा गया कि आप इसका एरिया बताइएगा। बात यहाँ पर सिर्फ त्रिभुज की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी आकृति के अगर आपको शीर्ष दे रखे हैं, चाहे वह आपके पास है त्रिभुज हो, चाहे वह चतुर्भुज हो, चाहे वह आपके पास है पंचभुज हो, चाहे कोई सा भी भुज हो, अगर आपको शीर्ष दिए हुए हैं और आपसे एरिया पूछा जाए तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। क्या तरीका है बनाने का? कुछ नहीं करना है, जो भी शीर्ष दे रखे हैं उनको पहले आप क्रम वाइज लिखिएगा। जैसे पहला जो शीर्ष है वो कितना है आपके पास? सर पहला शीर्ष आपके पास इतना है और दूसरा है आपके पास है 0 0। आप शीर्षों को लिख दीजिएगा। ये है आपके पास -3 और ये 6 है। अब जो फर्स्ट है ना, आपने जहां से शुरुआत करी थी उस शीर्ष को आप डबल बार रिपीट करोगे। जैसे हमने यहाँ से ए से शुरू करी है और यहाँ तक हमारे पास में गई है ABC, तो ए वाला जो शीर्ष है उसे आप डबल बार रिपीट करिएगा। कितनी बार रिपीट करिएगा? डबल बार। अब कुछ नहीं करना है, यानी कि आपने सबसे पहले शीर्ष जमा लिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका अंतर लीजिए और उनके अंतर में 2 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर सुनिएगा, जो भी आपको शीर्ष लिखे हुए हैं शीर्षों को आप कंटिन्यू लिखिएगा। जो पहला नंबर का शीर्ष है उसको आप डबल बार रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इनका अंतर लीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आप ये कहोगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है, इसको तो इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। पहला तो ये हो गया आपके पास। तो सर हम अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 12 आएगा। यानी कि आपने क्या किया सर, सबसे पहले हमने तीर का निशान इस तरीके से चलाया, ठीक है। अब आप इस तरीके से चलाइए तीर का निशान, इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए। तो सर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। बिल्कुल एज इट इज सामने लिखा करो ताकि आपको पता रहे। और इसको जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास है प्लस का 12 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 12 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप। यानी कि सर सबसे पहले हमने इस तरीके से किया तो यहाँ पर परिणाम लिख दिया, फिर हमने ऐसे जो मल्टीप्लाई किया उनका परिणाम हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये -12 है और ये आपके पास प्लस का 12 है, क्योंकि इस पूरी लाइन का आपको टोटल करना है। अगर हम पूरी लाइन का टोटल करते हैं तो हमारे पास -12 आएगा। इस पूरी लाइन का टोटल आपके पास है प्लस का 12 आएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए प्लस के 12 में और माइनस के 12 में कितनी संख्याओं का गैप है या कितना अंतर है? तो ये मत कह दीजिएगा कि सर 0 का अंतर है। 0 तो इनको जोड़ने पर आएगा। अगर हम इनके अंतर की बात करें तो सर इनमें जो अंतर है ना वो आपके पास है 24 का है। अब जो भी अंतर आए उसमें आप 2 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा आपके पास है? 12, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब आप ये कहोगे कि सर ये 24 कैसे आया था, तो मैं आपसे ये कहूंगा ये -12 है। फिर हमने अंतर लिया, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस, और ये प्लस के क्या है आपके पास? 12 है। तो -12 और -12 -24 हो गए, तो 24/2। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, यहाँ आपके पास है मॉड हम मानते हैं, क्योंकि माइनस में कभी भी हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की जो भुजा है, जो एरिया है, वो माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई कक्षा 10 का तो पेपर है नहीं है कि सर नहीं माइनस का क्यों आया, बल्कि ये हमेशा ही आपको पॉजिटिव लेना है। इनका क्या लेना है? आपको अंतर लेना है। दूसरा तरीका ये है समझने का, एक संख्या रेखा पे आप प्रदर्शित करते हो, यहाँ पर 0 होता है, तो 0 होता है तो ये प्लस का 1 होता है, ये प्लस का 2 होता है। इस तरीके से मान लीजिए प्लस का 12 है, इधर आपके पास माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, और ये यहाँ पर आपके पास माइनस का क्या है? 12 है। तो आप ये बताइए इसके और इसके बीच में कितना गैप है? सर 24 संख्याओं का गैप है। यानी 12 संख्या इधर है और 12 संख्या आपके पास है इधर है। अगर दोनों प्लस प्लस होता, जैसे ये भी प्लस होता और ये प्लस होता, तो फिर 0 आ जाता। ठीक है ना?
आइएगा और कुछ क्वेश्चनों से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन आप लीजिएगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए फिर आपको अलग अलग क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस करवाई है। क्वेश्चन फिर से वही है, एक त्रिभुज का एरिया आप ज्ञात करिए जिसके शीर्ष आपको इतने दे रखे हैं। करना क्या है, सबसे पहले जो भी शीर्ष दिए हुए हैं इनको आप जमा दीजिए। 0 2, इसके बाद आप 2 3, इसके बाद आप 3 1। जो फर्स्ट है ना आपके पास में, इसको आप डबल बार रिपीट करोगे। जो फर्स्ट शीर्ष है इसको आप कितनी बार रिपीट करोगे, सर हम डबल बार रिपीट करेंगे। क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट चलेगा सब जगह पर। अब करना क्या है, पहले तीर का निशान आपको ऐसे चलाना है। तो जैसे ही हम तीर का निशान चलाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास है, 6 आ जाएगा। अब तीर का निशान आप ऐसे चलाओ, तो सर जैसे ही हम ऐसे चलाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा, और ये आपके पास है कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है आपके पास, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं इस लाइन का टोटल कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। इस लाइन का टोटल कितना हो गया सर, हमारे पास 13 हो गया। अब आपने देखा है ना कि दोनों के दोनों ही प्लस के हैं, तो इनका अगर आपको अंतर लेना तो इनका अंतर कितना आएगा, 5। और जो भी अंतर आता है उसका आधा करोगे तो आंसर आएगा आपके पास है 2.5, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। आइएगा एक और क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें आपको ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें क्या दिया है सर, हमको एक चतुर्भुज दिया है और उस चतुर्भुज के शीर्ष हमको दे रखे हैं। तो मैंने कहा ना, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे छहभुज हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो तरीका है उसी तरीके से आप इनको सीरीज में जमाइएगा और क्वेश्चन को बनाते जाइएगा। हम ये कह सकते हैं सर, पहला जो शीर्ष है ना आपके पास, वो पहला शीर्ष का मान इतना है, दूसरा शीर्ष का मान आपके पास है इतना है, और तीसरा शीर्ष कितना आपके पास है सर, ये 0 4 है, और 4 नंबर का माइनस का 2, और ये प्लस का 1 आप कह सकते हो इसे। पहले तीर का निशान कैसे चलाओगे, 100, और जो फर्स्ट वाला है उसको 2 बार रिपीट करोगे, क्योंकि 1 2 3 4 हुए ना अभी। तो जो फर्स्ट वाला है उसको कितनी बार रिपीट करोगे, डबल बार। एक ऊपर भी आएगा और एक वो नीचे भी आएगा। अब क्या करोगे सर, अब हम ऐसे तीर का निशान चलाएंगे, क्योंकि काफ़ी जगह तो 0 ही आ जाएगा। देखो ये आपके पास कितना हो गया, चाहे तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सर इसको इससे गुणा करोगे 0, इसको इससे गुणा करोगे तो 8, इसको इससे गुणा करोगे 0, और इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 4। क्लियर है। अब आप तीर का निशान ऐसे चलाते जाओ, चाहे तो साथ के साथ लिखते जाओ, चाहे बाद में लिख लो। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 8 आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो आपके पास 0 आएगा। क्लियर है। अब करना क्या है, इस लाइन का टोटल कितना हो गया आपके पास है सर, प्लस का 4 हो गया। इस लाइन का टोटल कितना हो गया आपके पास, माइनस का 4 हो गया। क्या हो गया आपके पास, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, एक बार हम चेक जरूर करेंगे कि कहीं हमने कोई गलत तो नहीं किया है, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन आप जरूर चेक करें। ये 0 आएगा, ये 8 आएगा, ये 0 आएगा, और ये प्लस का 4 आएगा। देखो मैंने कहा ना चेक जरूर करेंगे। ये क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। अगर ये प्लस का 4 आएगा तो ये प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। अब इसको चेक करो, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 0 है, ये माइनस का 8 है, और ये 0। अब क्लियर है। तो ये तो हमारे पास इतना। अब बताओ आप कितना अंतर है सर, प्लस के 12 में और माइनस के 4 में अगर हम अंतर की बात करें, दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, यानी 16 का अंतर है। 16 में आप किसका भाग लगाओगे, अभी भी कहीं गलत आ रहा है क्या जोड़ने पर आपके पास है। देखो एक बार और, मैंने कहा ना इनको थोड़ा सा चेक, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है। देखो इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा आपके पास, माइनस का 4 आएगा। अगर माइनस का 4 आएगा तो फिर तो ये माइनस का 12 हो गया। फिर तो क्या हो गया आपके पास, माइनस का 12। ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, तो कितना हो गया आपके पास है, 24 हो गया। और 24 का आधा कितना हो जाएगा सर, 24 का जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में 12। तो बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते टाइम आप ध्यान रखें माइनस प्लस का, बाकी कुछ नहीं है बस। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सर ये त्रिभुज के शीर्ष है, लेकिन इस बार क्या दिया है, इसने एरिया दिया है और आपसे पी का मान पूछा है। एरिया दे करके आपसे किसका मान पूछा है, पी का मान पूछा है। तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है सर, शीर्ष लिख दीजिएगा आप। ये है आपके पास है फर्स्ट शीर्ष, ये है आपके पास है सेकंड शीर्ष, और ये थर्ड है, और ये है माइनस का 4। आपको पता पहले शीर्ष को हम डबल बार रिपीट करेंगे तो ये 3 और माइनस का 2 वापस से आ जाएगा। अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए इस बार हम कैलकुलेशन को ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, माइनस का 8 आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास सर, हमारे पास माइनस का 2p आएगा। क्लियर है। अब आप
इस लाइन में चलिएगा, क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 4। इस लाइन में चलिएगा माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 3p। इस लाइन में चलिए माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास है 12। अब आप इस लाइन को सॉल्व करोगे पहले, सर ये हमारे पास 17 हो जाएगा वो माइनस का, तो माइनस का 2p पहले लिख दीजिए और माइनस का कितना आपके पास है 17, कोष्टक लगा दीजिएगा आप। अगले में देखिएगा सर, अगर अगले की हम बात करें तो माइनस का 3p है और ये माइनस का 4 और माइनस के 12 कितना हो जाएंगे आपके पास माइनस के 16 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि दोनों का आपको डिफरेंस लेना होता है, तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा। अगर ये माइनस आ जाएगा तो अंदर की सारी संख्या प्लस हो जाएगी, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हो गया तो ये 3p प्लस का है और ये माइनस का है। आप ये बताइए केवल क्या बचेगा आपके पास, p बचेगा। ये 16 प्लस का है और ये 17 माइनस का है, तो माइनस का 1 बचेगा। यानी जो भी रिजल्ट आता है हम उसमें 2 का भाग देते हैं कि नहीं देते हैं भाई, जो भी आपके पास डिफरेंस आता है हमको पता है हम 2 का भाग देते हैं। तो इसमें हम 2 का भाग देंगे तो बराबर क्या आता है सर, बराबर हमारे पास एरिया आता है। बराबर क्या आता है, एरिया। लेकिन इस बार एरिया की जगह इसने मान दिया, और मान कितना दिया 8 दिया, तो 8/1। तो ये p - 1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 16 हो जाएगा। ये इधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का। तो p का जो मान आएगा वो 17 आएगा, जो किस ऑप्शन में, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है, इस तरीके से आपको कल परसों कभी भी ये क्वेश्चंस अगर आए तो आपको कैसे बनाने, ऐसे बनाने। आइएगा एक हम पंचभुज का क्वेश्चन भी बना लेते हैं कि पंचभुज के क्वेश्चन को हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये रहा आपके पास हम पंचभुज का क्वेश्चन। यानी कि सर जितने भी शीर्ष दे रखे हैं ना उनको एक बार तो लिख दीजिए और फर्स्ट को आप डबल बार रिपीट कर देना। पहला शीर्ष कितना आपके पास है 0 0 है। अगला शीर्ष कितना आपके पास सर, अगला हमारे पास ये रहा। अगला कितना आपके पास है सर 8 और 3 है। ओके अगला कितना आपके पास है सर 4 और 7 है। और ये 0 और 4 है। ऐसे में जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो ये है कि आप कैलकुलेशन को ध्यान रखो, क्योंकि ये छोटी सी कैलकुलेशन होती है लेकिन बहुत बार हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए काफ़ी बार ये छोटी कैलकुलेशन हम गलत कर जाते हैं। देखिए कैसे करोगे आप। सबसे पहले सर हमारे पास 0 आएगा, ये हमारे पास 18 आएगा, ये हमारे पास है कितना आएगा सर, ये 56 आएगा, ये कितना आएगा आपके पास है 16 आएगा, और ये कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। क्लियर है। अब आप तीर का निशान कैसे चलाओगे, ऐसे। तो सर ये 0, ये भी 0, ये कितना आपके पास है 12, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है ना भाई। अब करना क्या है सर, करना कुछ नहीं, इनका अंतर लेना है। आप चाहो तो सीधे भी कह सकते हो कि सर ये 6 बचेगा। भाई इसमें से इसको सीधे भी तो घटा सकते हो, जरूर थोड़ी है कि एक साथ जोड़ के फिर घटाओगे आप। और चाहे तो आप जोड़ के घटा लीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा सर, ये 14 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। हासिल कितनी लग जाएगी आपके पास है 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 90 और ये 12। अब मुझे आप बताओ इनका कितना अंतर है सर। इनका जो डिफरेंस है ना आपके पास वो 78 है। भाग किसका लगेगा आपके पास है सर, भाग हमारे पास है 2 का लगेगा। जैसे ही आप 2 का भाग लगा देते हो तो कितना आंसर आएगा आपके पास है 39। किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। ठीक है। अब आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क है। मैंने आपको लगातार 5 क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चनों को गलत नहीं कर सके। आइएगा अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि आज ही पूछे गए हैं। आज की जो 12 अगस्त की जो पहली शिफ्ट थी उसमें एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप यकीन मान के चलिए अब ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, छोटा मोटा था, लेकिन हम तो इससे शुरुआत करते हैं और पूरे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चनों को ही जितने भी एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम बनाएंगे इस क्लास में। ए किसी कार्य को 57 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 80% कम दक्ष है और सी बी से 50% अधिक दक्ष है। बी और सी मिलकर के किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। आपके पास है 3 कैंडिडेट है, एक ए है, एक बी है और एक आपके पास सी है। सबसे पहले तो आप इनकी एफिशिएंसी लिखो, बाकी बाद में लिखेंगे हम। सर पहला हमसे पॉइंट ये कह रखा है कि ये जो बी है ना ये ए से 80% कम कुशल है। ये जो बी आपको दिखाई दे रहा है ना ये इससे कितना कम है आपके पास सर, ये आपके पास 80% कम कुशल है। और इस बी से ये जो सी है ना आपके पास ये 50% अधिक दक्ष है। ये क्या है आपके पास 50% अधिक है। यानी कि आप ये बताइए कहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ए से शुरू हो रहा है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहां से शुरू होते हैं हमको उसको 100 मानना होता है ताकि कैलकुलेशन हमारी बहुत इजी होती जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसकी एफिशिएंसी हमारे पास है 100 है।
अगर ये हमने 100 मान लिया तो 100 का 80% कम करना बहुत ईजी है। 100 में से 80 घटाओगे तो ये कितना आएगा आपके पास 20 आएगा। अगर ये आपके पास 20 है तो ये इससे 50% ज़्यादा है, और इसका 50% 10 होता है, यानी कि सर ये 30 है। एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो खत्म। यानी सर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो 10, 2 और 3 है। ये इनकी एफिशिएंसी है। अब आप ये देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों में हमको क्या करना होता है, टोटल कार्य निकालना होता है। अब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको टोटल कार्य निकालना है तो पहली बात तो कार्य का फॉर्मूला होता क्या है, कार्य कैसे निकालते हो, वर्क कैसे निकालोगे। सर कार्य बराबर होता है आपके पास है समय इनटू एफिशिएंसी, यानी इनकी जो भी कार्य क्षमता है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा समय के साथ में, तो हमारे पास उससे कार्य आ जाएगा। कार्य कैसे निकलता है, कार्य बराबर क्या होता है सर, समय को जब हम कार्य क्षमता से गुणा करते हैं तब आता है। ये याद नहीं है तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप कार्य निकाल पाओगे। देखो कैसे, ए किसी कार्य को 57 दिन में करता है। आप बताइए ए पूरे काम को 57 दिन में करता है, और ए की कार्य क्षमता कितनी है। सर ए की कार्य क्षमता आपके पास है 10 है। अगर ए की कार्य क्षमता 10 है तो क्या हम यहां से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सर, हम यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे आएगा सर, टोटल वर्क ऐसे आएगा कि ए 57 दिन तक काम पे जाता है, ए 57 दिन तक काम पे जाता है और एक दिन में वह 10 काम करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल काम आपके पास है 570 है। टोटल काम कितना आपके पास है 570 है। ये आपके पास है टोटल काम है। टोटल काम हमने कैसे निकाला, कार्य बराबर होता है सर टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। क्लियर है। तो यहां से हमको पता है कि ए 57 दिन काम करता है, एक दिन में 10 काम करता है, टोटल काम इतना है। अब इसने ये कहा कि बी और सी ने मिलकर के 54 दिन तक काम कर लिया। अगर हम बी और सी की बात करें तो एक दिन में मिलकर के कितना काम करता है, ये 5 काम करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, बी प्लस सी की। यानी कि सर एक दिन में दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं। और इन्होंने कितने दिन काम किया, इन्होंने सर 54 दिन काम किया है। जब 570 टोटल काम था, टोटल काम में से इतना काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है 20, और ये हो जाएगा आपके पास है 270। तो इस 270 को तो आप माइनस करोगे ना इसमें से। भाई 570 आपके पास है टोटल वर्क है, टोटल वर्क में से बी प्लस सी ने कर दिया 270। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अब हमारे पास है ये काम शेष है। कितना काम शेष है, 300 काम शेष है। तो ये जो शेष काम है, ये जो आपके पास है शेष काम है, शेष काम इसको कौन करेगा, शेष काम को कौन करेगा बताओ, शेष काम को कौन करेगा, ए करेगा। कौन करेगा आपके पास है, ए करेगा। तो आपको ए का समय बताना है। भाई ये शेष काम बच गया, और स्पष्ट रूप से कह रखा है कि शेष काम को ए करेगा, और ए एक दिन में 10 काम कर सकता है। तो ए का समय बता दीजिए। यानी कि यहां से अगर हम ए का समय निकालेंगे तो सर ए का जो समय आएगा वो आएगा हमारे पास है 300। 300 में आप किसका भाग दोगे, ए की एफिशिएंसी का। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर 30 दिन एकदम राइट आंसर होगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना होता है। तो ये था आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन। आप आराम से तसल्ली से समझिए, किसी भी तरह की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइएगा मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसी तरीके का। क्या क्वेश्चन है, पहली बात तो ए किसी काम को 90 दिन में करता है, बी ए से 80% कम दक्ष है, सी बी से 50% अधिक दक्ष है, बी सी 36 दिन में करता है, शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। ये आपको खुद को करना है। ये इसकी आप खुद प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन है आपके पास तो आप इजीली तरीके से इसे बना पाओगे। आइएगा एक और क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, जो कि आज पूछा गया है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या है, ब्राट एक काम को 30 दिन में कर सकता है, करने दीजिएगा, और डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में ब्राट से 60% अधिक कुशल है। यानी हम ये कह सकते हैं सर, एक है हमारे पास है किंग कोहली, और दूसरा है आपके पास है एबीडी। कौन है आपके पास है, एबी डिविलियर्स। तो क्वेश्चन ने कहा है कि सर ये जो डिविलियर्स है ना आपके पास है, ये ब्राट से 60% ज़्यादा कार्य करता है। अगर मान लीजिए इसकी एफिशिएंसी आपके पास है 100 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपके पास सर, 160 है। भाई ये एफिशिएंसी तो है ना आपके पास है। अगर इसकी एफिशिएंसी हमने 100 मान ली है, तो दूसरे की जो एफिशिएंसी है वो 60% ज़्यादा है। कितने हो जाएगी आपके पास, 160 हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, 20 से काट दीजिएगा 5 बार, और 20 से काट दीजिएगा 8 बार। ये हमारे पास इनकी कार्य क्षमता है। अगर हमारे पास ये कार्य क्षमता है कि ब्राट एक दिन में 5 काम करता है और वह कंप्लीट काम को 30 दिन में कर देता है।
अगर वह 30 दिन में पूरा काम कर देता है और एक दिन में वह 5 काम करता है, तो इसकी मदद से हम टोटल कार्य निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं सर? इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे आएगा सर? ब्राह्मण एक दिन में 5 काम करता है और ये 30 दिन तक काम पे जाता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर इसने 150 काम, मतलब टोटल कार्य 150 रहा होगा। टोटल कार्य कितना रहा? 150 रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा कितना समय लेगा। मतलब ये जो 150 आपके पास है वर्क है, इसको अगर ये करेगा तो कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल हम डेनियल का समय यहाँ से बता पाएंगे। डेनियल का समय कैसे सर? डेनियल की जो एफिशिएंसी है वो इतनी है और इस पर आपको इतना काम करवाना है। कितना काम करवाना है? इतना। किससे काटना चाहोगे सर? 2 से काट दीजिएगा, ये 75 बार कट जाएगा और 2 से 4 बार। जैसे ही हम 4 का भाग इसमें देंगे, 4 एकम 4, एक बार चल जाएगा 3, तो 8 बार चल जाएगा आपके पास। 18 सही सिर्फ एक ही ऑप्शन में, 18 सही 3/4 डेज, यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपके पास है बी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तसल्ली से पढ़ो क्वेश्चन को और बताओ क्या किसी भी तरह की कोई समस्या आपको दिख रही है क्वेश्चन में? बताओ। अगर नहीं दिख रही है तो फिर चलिएगा आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रहा क्वेश्चन। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर के काम को 12 दिन में करते हैं। बताइएगा कि क्यों अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। दिख रही है ना? क्लियरिटी ठीक आ रही है? ओके। क्वेश्चन हमारे पास है ये कि सर पी क्यू की तुलना में 50% अधिक कुशल है। एक पी है और एक क्यू है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक है। अगर ये 100 कार्य करता है तो ये 50% अधिक कुशल है आपके पास, यानी कि सर हमारे पास ये इनकी एफिशिएंसी है। 50 से काटो सीधे ही 3 बार, 50 से काटो कितनी बार? 2 बार। ओके। दोनों मिलकर के एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं। अगर हम दोनों का इनका एक दिन का काम निकालते हैं तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना आएगा सर? दोनों का एक दिन का कार्य 5 आएगा, जबकि ये कितने दिन काम करते हैं? 12 दिन काम करते हैं। तो सर हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल पाएंगे। हम क्या निकाल पाएंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास है? 5 × 12, तो बराबर हम ये कह सकते हैं सर टोटल वर्क हमारे पास है 60 हो गया। अब बताइए कौन किसको करेगा? बताइएगा कि क्यों अकेला इसे कितने समय में करेगा? किसको? इसको। क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है? इतनी। तो हम ये कह सकते हैं सर क्यू का जो टाइम आएगा वो इतना आएगा। हम इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आंसर है आपके पास है सर? हमारे पास है एकदम बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए क्वेश्चनों को ऐसे बनाना है। इसमें थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी बनता है आपके पास है इस क्वेश्चन में, और उन क्वेश्चनों में आप अंतर महसूस करना कि क्या है दोनों क्वेश्चनों में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास है। दोनों क्वेश्चनों में आपको एक अंतर दिखाई देगा। ऐसे क्वेश्चनों को तो हम टोटल वर्क निकाल के कर सकते हैं, जबकि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम टोटल वर्क ही नहीं निकाल पाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हम टोटल वर्क नहीं निकाल पाए, क्योंकि अभी तक हमने एफिशिएंसी के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपने देखा कि हमने टोटल वर्क निकाला है। हमने क्या निकाला सर? कुल कार्य निकाला और फिर क्वेश्चन इजी होता जा रहा था। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा फंसाया कि आप टोटल कार्य नहीं निकाल पाओगे, तो फिर हम क्या करेंगे आइएगा समझते हैं इससे। सूर्य रम्मा की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी आप ये कह सकते हो एक है आपके पास सूर्य और एक है आपके पास है रम्या। 3 गुना तेजी से कार्य करता है। अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो हम ये कह सकते हैं सर इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपके पास है? 3 है। ये इनकी कार्य क्षमता का क्या है आपके पास है? रेशो है। और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। यानी कि सर यहाँ पर हमको इनका समय का अंतराल दिया है। यानी कि अगर एक मान लीजिएगा आपके पास में 1 दिन लेता है तो दूसरा आपके पास है 5 दिन लेता है, तो 4 दिन कम लेगा वो। लेकिन यहाँ पर ये कहा है कि सर इनके जो समय का गैप है ना वो 40 दिन का है। एक 40 दिन अधिक समय लेता है तो एक 40 दिन कम समय लेता है। तो हमको करना क्या पड़ेगा सर? ऐसे क्वेश्चन में करना ये पड़ेगा कि ये जो एफिशिएंसी आपको दिखाई दे रही है ना, एफिशिएंसी का उल्टा आपके पास है समय का रेशो होता है। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है आपके पास? समय होता है। अगर ये 3:1 है तो समय का अनुपात हो जाएगा आपके पास है 1:3। एफिशिएंसी अगर आपके पास 3:1 है तो समय हो जाएगा आपके पास 1:3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये परमानेंटली फिक्स है कि कार्य का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा क्या होता है? कार्य होता है। अगर मान लीजिए इन पे बराबर वर्क करवाए जाए तो हम ये कह सकते हैं सर देखो इनके जो समय का अंतराल है ना आपके पास है, ये समय का रेशो हो गया। समय का अंतर कितना है? 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का मान कितना है आपके पास सर? 2 यूनिट का मान हमारे पास है 40 दिन है। अगर 2 यूनिट का मान 40 दिन है तो हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। 1 यूनिट का मान कितना आएगा सर? 1 यूनिट का मान हमारे पास है 20 दिन आ गया।
एक यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास 20 दिन आ गया। जब एक यूनिट का मान 20 दिन है तो आप ये बताइए एक यूनिट समय किसका है आपके पास है, सूर्य का है। सूर्य का एक यूनिट समय और एक यूनिट का मान हमारे पास है 20 दिन है। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का जो समय हमारे पास है 20 दिन हो गया। अगर हम यहाँ से रम्या का समय निकालें तो रम्या का समय कितना हो जाएगा, गुणा किससे करेंगे, हम इसको 20 से गुणा करेंगे। तो सर हम ये कह सकते हैं कि रम्या का समय हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि सूर्य और रम्या दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो कैसे बताओगे, सर दोनों का गुणा। भाई ये फॉर्मूला तो हर कोई याद रखता है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का, तो इसमें एलसीएम लेने की क्या जरूरत है आपको। तो सर दोनों का गुणा कर दीजिए आप, दोनों का गुणा आपके पास इतना हो जाएगा, दोनों का गुणा इतना हो जाएगा तो दोनों को मिला के काम करवाना 80 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा आपके पास है, 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 2। आ जाइएगा आप टाइप नंबर 3 पे, आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपके पास है, फिर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ये भी आपके पास है एक सदाबहार टाइप है, देखिएगा। इस टाइप को जानने से पहले आपको एक नॉर्मल सा रिलेशन पता होना चाहिए। किस चीज में रिलेशन पता होना चाहिए, सर नॉर्मल सा रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए। एक होता है आपके पास है अंकित मूल्य, एक क्या होता है आपके पास है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसे कहते हैं, जो उस पर प्रिंट रेट होती है, जो उसकी मार्केट प्राइस है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। और एक होता है आपके पास है क्रय मूल्य, एक क्या होता है क्रय मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी कहते हैं। इनमें एक रिलेशन होता है अंकित मूल्य में और क्रय मूल्य में। क्या होता है इनमें रिलेशन, सर इनमें होता है आपके पास है, ये है आपके पास है 100 प्लस लाभ और ये है आपके पास है 100 माइनस डिस्काउंट। ये इनमें रिलेशन होता है, ये दोनों परसेंटेज में आता है, ये दोनों किस में आता है आपके पास, परसेंटेज में आता है। यानी कि सर अगर आपको ये वाला रिलेशन याद है ना, तो आप यकीन मान के चलिएगा कि ये टाइप आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक सदाबहार टाइप है आपके पास। क्या रिलेशन है, एक बार फिर से सुनिएगा। सर अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 प्लस लाभ और 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिए 100 माइनस डिस्काउंट ये तो फिक्स है आपके पास, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लाभ की जगह हानि है तो ऊपर 100 माइनस एल आ जाएगा, यहाँ 100 माइनस हानि आ जाएगी परसेंटेज में, ये फिक्स है आपके पास। कुछ टीचर इसको उल्टा लिखाते हैं, क्रय मूल्य को ऊपर लिखा देते हैं, उसको नीचे लिखा देते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट क्वेश्चन पे नहीं पड़ता है। आपकी सुविधा कि आपको ये कैसे याद होता है फॉर्मूला। आइएगा हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को अपने सौंदर्य उत्पादन पर 24% की छूट देता है, फिर भी उसे 22% का लाभ होता है। 854 रुपये अंकित मूल्य वाले सौंदर्य उत्पादन का आपको क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप ये बताइएगा, सबसे पहले अंकित मूल्य की जगह अंकित मूल्य लिख दे हम, बिल्कुल सर हमारे पास 854 है। हमसे क्या पूछा है, सर हमसे क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि सीपी का हमसे मान पूछा है, जिसका मान दिया उसका मान रख दीजिए आप। अब देखिए 100 प्लस लाभ, लाभ कितना आपके पास 22% का है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 122 हो जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट कितना, अगर 100 में से हम 24 हटाते तो 76 आएगा। किससे किसको काटना चाहोगे, सर 2 से काटने की कोशिश करते हैं। 2 से ये हमारे पास से कितनी बार कटेगा, इतनी बार, और 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास, ये कट जाएगा आपके पास 3 बार और ये 8 बार। अब आप देखिएगा इससे ये जरूर कटेगा। कैसे कटेगा, सर पहला अंक तो 1 आएगा क्योंकि 61 का भाग 85 में एक बार जाएगा। अब 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 आ जाए तो आप ये कहोगे सर 4 से, यानी सर सीपी का जो मान आएगा वो इन दोनों का गुणा आएगा। लेकिन 8 को आप जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 2 आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी यूनिट डिजिट से हमने इसका आंसर बता दिया है। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 532 बनेगा। ध्यान रखिएगा, इस रिलेशन को आप जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। आइएगा एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, उसी के रिलेशन के बेस पर ही क्वेश्चन है आपके पास है, जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। विनीत ने 54,000 रुपए में एक जूसर खरीदा, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करता है। इसके लिए आपको बताना है कि अंकित मूल्य कितना होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर मार्केट प्राइस पूछा है, क्रय मूल्य हमारे पास है कितना है, 5400 है, बराबर ऊपर 100 प्लस लाभ लिखते हैं हम तो 120 हो जाएगा, नीचे हम 100 माइनस डिस्काउंट लिखते हैं तो इतना हो जाएगा। कितनी बार कट जाएगा आपके पास है सर, 60 बार। तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, 7200। कितना आ जाएगा, 7200। किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, सर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2 है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया।
अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे करोगे? देखिए, अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर आप एक काम करिए, इस टाइप को अच्छे से पढ़ा दीजिए, या बट्टा वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, या कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ा दीजिए क्योंकि आपकी लैंग्वेज हमको अच्छी लगी, अगर आपको ऐसा जानना है तो मैं आपसे ये कहूँगा, मैंने ग्रुप डी के लिए कंप्लीट कोर्स आपको फ्री पढ़ा रखा है। कंप्लीट कोर्स फ्री है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रुप डी क्रैश कोर्स के नाम से, ग्रुप डी क्रैश कोर्स 3.0 के नाम से। उसमें पूरा मैंने कोर्स करा रखा है, और एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर उनसे बाहर चला जाए उस प्लेलिस्ट से तो आप मुझसे आकर के कह दीजिएगा, ये कमेंट्स है, ये फोन नंबर है, आप बता दीजिए। अभी तक के जो पेपर लगे उनमें कुछ भी बाहर नहीं गए, ये सारा का सारा जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने जब ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट होना था ना उससे पहले ही पढ़ा दिया था। वहां पर 18 दिन 18 मैराथन के नाम से मैंने पढ़ाया था कि यार नहीं 18 दिन में कंप्लीट कोर्स, लेकिन 18 नहीं, उसमें 22-23 क्लास है टोटल, जिसमें पूरी मैथ पढ़ा रखी है। आप उसको पढ़िएगा बस, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, और पेपर दीजिएगा आराम से। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी है, अब तो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 2% है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया? यानी हम ये कह सकते हैं सर, ना तो हमारे पास मार्केट प्राइस है, ना हमारे पास है कॉस्ट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ तो कितना आपके पास है? 102 है। 100 माइनस डिस्काउंट कितना आपके पास? 75 है। अब बताइए सीपी कितना? 75 है। मार्केट प्राइस कितना? 102। इससे ये कितना ज्यादा है? तो आप ये कहोगे सर ये इससे 27 ज्यादा है। क्वेश्चन ये कह रहा है इसे परसेंटेज में बता दो, इसको किस में बता दो? परसेंटेज में बता दो। तो 27 ज्यादा है, किससे ज्यादा? आपके पास 75 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। 25 से कितनी बार? 3 बार। 25 से कितनी बार? 4 बार, ताकि ये परसेंटेज बन सके। 3 से कितनी बार आपके पास? 9 बार। तो सर इस तरीके से हमारे पास है 36 करेक्ट आंसर है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई देगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। आइएगा कुछ और क्वेश्चन से हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, क्या है आपके पास है? एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक सूचीबद्ध करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि उसे 135 रुपए का लाभ होता है तो पंखे का सूची मूल्य कितना है? सूची मूल्य का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस, ये पूछना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे जमाएंगे? उस फॉर्मूले में मत रखिएगा आप इसको, उस फॉर्मूले में मत रखिए, बल्कि उससे भी बेटर तरीका है जमाने का। बेटर तरीका क्या है? आप सीपी लिख दो और यहाँ पर मार्केट प्राइस लिख दो। हम ये मान लेते हैं कि सर सीपी हमारे पास है 100 है, ये हमने मान लिया। अगर ये हमारे पास है 100 है तो ये इससे कितना ज्यादा है? सर ये 20 ज्यादा, तो हम इसे 120 मान सकते हैं। भाई आपको तरीका भी तो पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चनों को हम कैसे जमाते हैं। हम ये कह सकते हैं एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर मान लीजिए सर ये 100 है तो ये कितना आपके पास है? सर ये हमारे पास है 120 है। ये कितना हमारे पास है? 120 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस पर वह 10% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, ये आप जानते हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये जो 10% का डिस्काउंट है वो इस पर है। इस पर अगर आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कितने में बेचोगे? 90 में। तो 90 बटे कितना हो जाएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यानी कि सर 108 में आपने वस्तु बेची। 108 में क्या बेची? वस्तु। ये क्या है सर? ये अब हमारे पास सेलिंग प्राइस का काम करेगा। एक वस्तु इतने में खरीदी गई और इतने में बेची गई, बताओ कितने का प्रॉफिट है? तो आप ये कहोगे सर 8 यूनिट का प्रॉफिट है। 8 का क्या है आपको? सर 8 यूनिट का आपको लाभ है। क्वेश्चन ये कह रहा है ये 8 यूनिट का लाभ नहीं है, बल्कि इसका तो मान दिया हुआ है। कितना मान दिया हुआ है? 135। तो 8 यूनिट का मान अगर 135 है तो हम क्या करते हैं? जिसका मान निकालना होता है उससे हम गुणा करते हैं। भाई जिसका मान निकालना, क्रय मूल्य का मान निकालना, तो 100 से गुणा करो। उसको तो क्रय मूल्य का नहीं चाहिए, उसको तो चाहिए मार्केट प्राइस, यानी 120 का मान चाहिए, तो 120 से गुणा कर दीजिए। इससे ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 15 बार। जैसे यहाँ पे इसको इससे गुणा करोगे तो लास्ट में 5 आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो हम ये कह सकते हैं सर इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो किस ऑप्शन में होगा? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ किसी भी तरह की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर? एक दुकानदार ने अपने माल पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित किया और उसे 60% की छूट पर बेचा। यदि 84% का लाभ हुआ तो आपको x का मान बताना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें जैसे देखो, अगर उसने कहा था 20% बढ़ाना तो हम सीधे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि x% बढ़ाना है, 22% बढ़ाना है, जो कि आप नहीं बढ़ा सकते, तो फिर आप फॉर्मूले का यूज करो। फिर आप किसका यूज करोगे? फॉर्मूले का। यानी सर मार्केट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस लाभ।
तो लाभ कितना आपके पास है 84 का, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 184। 100 माइनस डिस्काउंट, आप बताइए 100 माइनस डिस्काउंट नीचे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब आप काटना चाहो तो काट लो, 4 से ये 10 बार कट जाएगा और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 चौको 16 और 46 बार। यानी कि सर जो आपके पास कॉस्ट प्राइस इतना है वो मार्केट प्राइस आपने इतना लिखा, कितना अधिक लिखा 36 रुपये आपने ज़्यादा लिखा। भाई जो वस्तु आपने इतने में खरीदी उस पर 46 लिखा हुआ है तो 36 रुपये ज़्यादा है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप बताओ इसको परसेंटेज में, तो 36 बटे में कितना आएगा आपके पास है 10, और गुणा किससे करोगे आप 100 से, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो सर इस तरीके से हमारे पास है 360% एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इतना उसने बढ़ा करके उसका मान अंकित किया है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, आइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको गलत करके नहीं आने। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 के जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो किससे रिलेटेड है सर, आय व्यय बचत से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब ये क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके पास है आय व्यय बचत के, अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया तो खूब आपको देखने को मिलेंगे। हम ऐसे क्वेश्चनों को दो तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरीके क्या हो सकते हैं, हम इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। दो मित्र डेविड और अजय की मासिक आय क्रम से 5:7 के अनुपात में, यानी हम ये कह सकते हैं सर दो मित्र, एक डेविड है और एक कौन है आपके पास अजय। सबसे पहले आप इनकी आय का रेशो लिख लीजिए, जो भी इनकी इनकम है। सर इनकी जो आय का रेशो है ना हमारे पास वो 5:7 है। वो कितना आपके पास है 5 अनुपात कितना आपके पास है 7 है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक 78,000 रुपये प्रति माह बचाता है यदि इनके मासिक खर्चे का अनुपात, यानी हम ये कह सकते हैं सर इनके खर्च का रेशो। पहले सबसे ऊपर आप आय लिखोगे, फिर खर्चा लिखोगे, और खर्चे के बाद क्या लिखोगे सर, खर्चे के बाद हम यहाँ बचत लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बचत। अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना आपके पास है सर, हमारे पास है 1:4 है। खर्चा कितना 1:4। और बचत कितनी है सर, प्रत्येक के पास है जो बचत है ना वो 78,000 है। कितनी है 78,000। मैं आपसे ये कहूँगा पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई को सीख लीजिएगा। यानी सर पहला जो तरीका है ना ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का, जैसे आपसे इनकी आय पूछी यानी 4 अनुपात दिया हो, बचत दी हुई हो, तो सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका यूज करते हैं, सबसे बेस्ट होता है। बगैर क्रॉस मल्टीप्लाई के भी हम बना सकते हैं, लेकिन पहले क्रॉस मल्टीप्लाई को बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ लगता है जहाँ पर ये दोनों अलग अलग दे रखी हो, जैसे 78,000 है ये 70,000 है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई पे ही जाना पड़ेगा। तो फिर हम ऐसा ही काम करें ना, पहले से ही क्रॉस मल्टीप्लाई को सीख लेते हैं इसमें, ताकि दिक्कत नहीं आए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। इसको इससे गुणा करो कितना आएगा आपके पास 20 आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो 7 आएगा। फिर करना कुछ नहीं है, आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए 13, तो यहाँ तो 13 हो गया। इसके बाद इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। आप ये बताओ ये 78 का 4 गुना और ये 78 का 1 गुना है। अगर 78 के 4 में से 78 का 1 घटा दोगे, 78 के 4 में से 78 का 1 घटा दोगे, 78 का 3 बच जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से जो आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर आएगा वो आएगा आपके पास 78,000 का 3 गुना। 78,000 का 3 गुना कैसे आया सर, ये 78 का 4 है, 78 के 4 में से 78 का 1 घटाते हैं, 78 का 3 ही बचेगा आपके पास है, ठीक है। और या फिर गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, फिर घटा लेना आप। लेकिन ऐसे नहीं करनी है बेवकूफ़ी आपको। अब करना क्या, आप करना कुछ नहीं सर, ये आपके पास बड़ा अंतराल है तो बड़ा अंतराल बटे छोटा अंतराल ये फिक्स होता है। यानी कि सर ये हो गया आपके पास है बड़ा अंतराल और बटे में छोटा अंतराल, और जिसका मान निकालना है उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको निकालना डेविड की आय, डेविड कहाँ पर है, ये रहा। डेविड की आय कितनी आपके पास है 5 है। अब क्या करना है सर, करना कुछ नहीं है, आप काट दीजिए। 13 छिके 78, ये कितना हो जाएगा 6,000। ये हो जाएगा 18, 18 पिंजो कितना होता है 90। यानी कि सर हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो 90,000 एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। अगर आप ये कहोगे सर दूसरा फिर तरीका क्या था, तो दूसरा तरीका ये था कि आप इनके गैप को समान करके, जैसे इनका गैप कितना था आपके पास 3 था, इनका गैप कितना था 2 था, इसको तो आप 3 से गुणा कर देते, इसको 2 से गुणा कर देते और फिर भी आपका क्वेश्चन बन जाता, फिर भी आपका क्वेश्चन बन जाता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हम इनका गैप मेंटेन करके भी क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। लेकिन ये भी तरीका बेस्ट ही है। अच्छा गैप मेंटेन करके एक बार मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि नहीं सर बताओ, तो कैसे कर सकते थे सर। ये आपके पास है 5 अनुपात कितना था 7 था, और ये कितना आपके पास है 1:4 है। आपको इनका गैप मेंटेन करना है। ये कितना आपके पास है 3 है, ये कितना आपके पास है 2 है। तो इसको आप किससे गुणा करोगे सर, इसको गुणा करना पड़ेगा 3 से, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा आपको 2 से। 3 से ये नहीं होता, गुणा ये होगा। अगर आप इसको 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास 21 हो जाएगा। इसको किससे गुणा किया था 2 से, 2 से आप इसको गुणा करोगे तो ये 2,
और 2 से इसको गुणा करोगे तो ये 8, यानी कि ये आय थी और ये आपके पास खर्चा था। अगर हम आय में से खर्चा घटा देते हैं, आय में से खर्चा घटा देंगे तो कितना यूनिट बचाएगा वो पता लग जाएगा। आय में से खर्चा घटाएंगे तो कितना यूनिट बचाएगा वो पता लग जाएगा, यानी सर 13 यूनिट इन्होंने बचाया है। जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 13 यूनिट नहीं बचाते हैं, बल्कि वह कितना बचाता है सर, वह 78,000 बचाते हैं। तो 13 यूनिट का मान 78,000 है, तो जिसका आपको मान निकालना उससे गुणा कर दीजिएगा। आपको मान किसका निकालना, आय का। किसका मान निकालना, आपको आय का, आय का मान निकालना, और वो भी किसकी आय निकालनी है, डेबिट की। तो डेबिट की आय कितनी है, 15, तो 15 से गुणा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप 5 से गुणा नहीं करोगे, 5 को आपने 15 बना दिया था। तो जैसे ही आप इसे सरल करोगे तो आपके पास है 90,000 वापस आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका ये होता है जिसमें गैप मेंटेन करके करता है, ये आपके पास है क्रॉस मेथड का तरीका होता है। दोनों तरीके आप जरूर से ध्यान रखिएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको बचत अलग अलग दे रखी है, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें बचत आपको अलग अलग दे रखी है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का ही तरीका लगेगा, इसलिए आपको पहले से ही वो क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके पे लेके गया था। अगर ये बचत आपके पास है समान है किसी क्वेश्चन में, तो फिर क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है, हम गैप मेंटेन करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइएगा क्वेश्चन को जमाइएगा। सर सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि हमको इनका जो आय का रेशो दिया है वो कितना दिया है, सर आय का रेशो आपके पास है 10:6, ठीक है। उसके बाद में इनका जो खर्च है, उस खर्च का रेशो कितना आपके पास है, सर इनके जो खर्च का रेशो है ना वो है आपके पास 18:10, ठीक है, ओके। यानी आय है, खर्चा है, तो बचा कौन आपके पास, बचत। भाई तीन ही तो ये शब्द होते हैं, आप कुछ कमाओगे, कुछ उड़ाओगे और कुछ बचाओगे, इसके अलावा कुछ करोगे नहीं आप। तो हम ये कह सकते हैं बचत कितनी है सर, एक की 5200 है बचत, और दूसरे की जो 52 बचत है वो कितनी है आपके पास, 3600 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इनको कभी भी काटना मत, इनका रेशियो नहीं आता है, ध्यान में रखना आप। तो सर इसको तो इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 108 माइनस कितना हो जाएगा 100। तो सर ऊपर का डिफरेंस आपके पास 8 यूनिट आएगा। इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, आप क्रॉस गुणा चाहे यहाँ करके देख सकते हो। सर ज़्यादा किसका आएगा, ज़्यादा ये आना चाहिए शायद, क्योंकि ये तो 52,000 ही आएगा आपके पास। चलिए इसको देख लेते हैं कितना आएगा। सर ये जीरो, ये जीरो, 18 छक्के कितना हो जाएगा आपके पास 108, हासिल कितनी लग जाएगी आपके पास है 10, 18 तिया 54, 54 और 10 कितना हो जाएगा 64, और ये कितना आपके पास सर, ये हमारे पास है 52,000 है। अगर हम इनका अंतर लेते हैं तो इसमें से घटाओ, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये 8 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। यानी कि सर हम ये कह सकते हैं यहाँ पहला जो गुणा किया था हमने वो आया था हमारे पास है, आप सीधे लिख दो। यानी सर यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर आएगा वो आएगा 12,800। कितना आएगा 12,800। 12,800 कैसे आया सर, सबसे पहले हमने इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, फिर इनका अंतर हमको लेना होता है। आइएगा फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अब बड़ी राशि बटे छोटी राशि, ये परमानेंट ही फिक्स है। बड़ी राशि कितनी है हमारे पास है, इतनी है। छोटी राशि कितनी है, इतनी है। गुणा किससे करोगे, जिसका मान निकालना है उससे। वो चाहता है कि उनकी आय बताइए, तो पहले की आय कितनी आएगी आपके पास है, इससे गुणा करो आप। तो 8 से कितनी बार कटेगा आपके पास सर, 8 से अगर हम इसे काटते हैं तो 8 से कितनी बार कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 छिके 48, 1600 बार। यानी सर पहले की जो आय है ना हमारे पास है वो 16,000 आएगी। किस ऑप्शन में है हमारे पास, इस ऑप्शन में। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आपसे खर्चा पूछ लेता कि आप एक काम करिए, आय मत बताइएगा, आप इसमें खर्चा बताइएगा, तो खर्चे के लिए हम क्या करते सर, अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लेता आपसे कि फर्स्ट का अगर हमसे खर्चा पूछ लेता, जो ए है, ए का अगर आपसे खर्चा पूछ लेता तो ए का खर्चा कैसे आता है, ऐसे मत करना कि सर यहाँ 10 को हटा करके 18 से कर देंगे, नहीं, ये गलती कभी नहीं करें आप। वो गलती इसलिए नहीं करें कि खर्चा कैसे आएगा सर, ये आदमी 16,000 रुपये कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 16,000। 16,000 में से वह आदमी 5200 रुपये खर्च कर रहा है। 5200 रुपये क्या कर रहा है, खर्च। तो बाकी तो बचत है, बाकी बचत कितना है, 0 0 8 और ये 1 और ये आप कह सकते हो 1, यानी सर 11,800 उसकी क्या है सर, ये उसकी बचत है। सॉरी ये उसका खर्चा है। ये क्या है, खर्चा ही तो था ना। यानी सर कोई आदमी इतने रुपए कमाता है, इतने रुपए में से उसके पास इतने तो अभी भी बचे हुए हैं। 16,000 में से अगर इतने रुपए बचे हुए तो इसने 11,800 उड़ा दिए होंगे। इसने कितने उड़ा दिए होंगे सर, इसने उड़ा दिए होंगे 11,000, 1 मिनट, 11,800 थोड़ी ना, 10,800 आएगा। ये कितना आएगा आपके पास सर, ये हमारे पास है 10,000, कितना आएगा 800 आएगा, ध्यान में रखिएगा। आइएगा मैं इस लाइन से इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और क्वेश्चन ये रहा हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, आराम से पढ़ लीजिए, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पहले पूछ लिया गया क्वेश्चन है ये आपके पास है। सर क्वेश्चन हमारे पास है यह कि दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात इतना है, प्रत्येक हर महीने 7200 बचाता है। मैंने कहा ना, अगर मान लो प्रत्येक बचत आपके पास समान है तो आप गैप मेंटेन से बहुत इजी तरीका होता है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर उनकी जो आय का रेशियो, अब गैप मेंटेन से ही करेंगे इसको, सर उनकी जो आय का रेशियो है वो है हमारे पास है 5:8। क्लियर है। और उनके जो खर्च का रेशियो है ना, वो खर्च का जो रेशियो है हमारे पास वो कितना सर, वो हमारे पास है 2:4 है। कितना, 2:4। और 27-72 हज़ार रुपये बचाते हैं। किरण की मासिक आय बतानी है। किरण कहाँ पर है आपके पास, सर ये पहली किरण है और दूसरी कौन है आपके पास, सर दूसरा है आपके पास महेश। 5 का मल्टीपल वैसे चेक कर सकते हो, लेकिन सारे 5 के मल्टीपल है क्या चेक कर लोगे आप। तो हम ये कह सकते हैं सर सबसे पहले आप इनका गैप मेंटेन करिएगा। ये कितना गैप है आपके पास है, 2 का है। इनका गैप कितना आपके पास है, 3 का है। तो कौन किससे गुणा होगा, सर इसको तो गुणा करना पड़ेगा 2 से, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 3 से। 3 से गुणा करने का मतलब आप समझ गए कि ये वाली संख्या होती है। तो ये नया अनुपात 6 आ जाएगा। अब एक को ही लिख लो, इस साइड मत लिखो आप, जिसका मान निकालना है उसी को गुणा कर लो आप, इसको छोड़ो आप। इसको इससे गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है, 10 हो जाएगा। यानी कि सर जो किरण पहले 10 रुपये कमा रही थी उसने 6 रुपये उड़ा दिए, तो इसके पास कितने हैं सर, इसके पास अगर हम बात करें ना तो इसके पास है 4 यूनिट बचत है। कितनी बचत है, 4 यूनिट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 यूनिट की बचत नहीं है, इसके पास 72 हज़ार की बचत है। तो 4 यूनिट का मान 72 हज़ार है, तो किसका मान निकालना है आपको, उसकी आय का, यानी कि 10 से गुणा कर दीजिए। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास है, सर आपके पास आ जाएगा 18। यानी कि आप ये कह सकते हो 1,80,000 किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है ना। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम समझते हैं। देखो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये होमवर्क मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि आप आराम से इस क्वेश्चन को बना पाओगे। हर महीने 78 हज़ार रुपये की बचत करता है, कोई दिक्कत आपको किसी भी तरह की इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। आइएगा हम इसी तरीके के एक लास्ट क्वेश्चन और बनाते हैं, जिसमें ये पूछा कि ए का खर्चा बी के खर्चे से कितना अधिक है। अगर खर्चे की बात आ जाए तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम, देखिएगा सर। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जमाइएगा। एक है आपके पास ए और एक है आपके पास बी। हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास इनकी जो आय का रेशियो है, वो आय का रेशियो कितना आपके पास है, 4:3 है। कितना है, 4:3 है। और उनके खर्च का अनुपात, अगर हम इनके खर्च की बात करें तो खर्च का कितना है रेशियो आपके पास है, 2:1 है। 2:1 है। तो आय, व्यय और बचत, और बचत आपको दी हुई है। बचत कितनी दी हुई है सर, पहले की बचत 5,000 है और दूसरे की बचत कितनी आपके पास है, 6,000 है। मैंने कहा ना कभी भी इनका रेशियो नहीं लिया जाता है। अब क्या करोगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। तो सर 6 - 4 यानी कि ऊपर तो 2 आ जाएगा आपके पास, नीचे देखो आप। सर ये 12,000 और ये 5,000, 12,000 में से 5,000 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, सर हमारे पास है 7,000 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर 2 यूनिट का मान हमारे पास है 7,000 है। अगर 2 यूनिट का मान 7,000 है तो पहले तो आप आय निकालिए। अब डायरेक्ट खर्चा नहीं निकलता है ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट खर्चा आप नहीं निकाल पाओगे कभी भी। पहले आप इनकी आय निकालो। तो ए का खर्चा निकालो पहले। ए का खर्चा किससे आएगा आपके पास है, 4 से आएगा। दो, एक काम करो, 2 से इसको काट दो, चाहे इसको काट दो, 2 से इसी को काट दो। तो सर हम ये कह सकते हैं कि 14,000 रुपये क्या आया आपके पास, सर ये 14,000 रुपये एक ही आए। ये क्या है आपके पास, सर एक ही आए। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये तो इसकी आय है, तो इसने उड़ाए, इसके पास कितने हैं, सर 14,000 में से 5,000 इसके पास है। हम ये कह सकते हैं सर 5,000 अभी भी है। तो इसके इसने जो खर्चा किया है वो कितना खर्चा किया ए ने, सर ए ने आपके पास है 9,000 का खर्चा किया है। कितना खर्चा किया, 9,000 का। इसी तरीके से आप बी का हिसाब कर दीजिए। बी का हिसाब सर सेम डिट्टो, लेकिन गुणा किससे करेंगे हम, सर गुणा इस बार 3 से करेंगे। गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो ये 35 बार कट जाएगा। 35 दिए कितना होता है आपके पास है, 105 होता है। यानी कि सर ये इतने रुपए कमाता है, इतने रुपए में से ये कितना उड़ा देता है, सर इतना उड़ा, इतना अभी भी है इसके पास। अगर 10,500 रुपये में 6,000 है, तो आप ये कह सकते हो कि 4,500 रुपये इसने खर्च किए। इसने खर्च कितने किए, सर इसने जो खर्चा किया है वो 4,500 किया है। अब एक का खर्चा इतना और दूसरे का खर्चा इतना, तो आप बताओ इनका अंतर कितने का है, सर इनका अंतर आपके पास 4,500 का है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। थोड़ी मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ाई हुई है आपको। अब स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि रिवाइज ही तो करना है आपको, जिनका कल परसों पेपर है उन स्टूडेंटों को। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये था आपके पास है टाइप नंबर 4। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप पर, और वो है आपके पास है टाइप नंबर 5 आपके पास। आइएगा टाइप नंबर 5 के बारे में हम देखते हैं कि टाइप नंबर 5 क्या रहेगा। आप आराम से एक बार पढ़ लीजिए क्या टाइप है आपके पास। सॉरी, ये आप चाहे तो होमवर्क कर सकते हो। ये टाइप नंबर 5 ये है। मैं पहले भी इस टाइप को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिएगा, ये जो टाइप नंबर 5 है आपके पास है, ये भी काफ़ी हिट टाइप है, काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं।
शायद हो सकता है कि क्वेश्चन आपको कम दिखेगा, लेकिन आप घबराइएगा मत, पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा पाऊँ। तो इसमें भी हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो टाइप नंबर 5 है आपके पास है, इसमें ये होमवर्क है, आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि सर इसका आंसर कितना आएगा, तो सी आएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर बाद में आंसर आप टिक कर दिया करें। आराम से आप इसे बना पाओगे। डिट्टो वही क्वेश्चन है जो पिछली बार अपन ने किया है अभी। आइएगा, टाइप नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइप नंबर 5 का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है आपके पास है टाइप नंबर 5? सर टाइप नंबर 5 आपके पास है, ये है कि जब दो समांतर रेखाओं को अगर एक तीसरी तिर्यक रेखा काटे तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं, सर हमारे पास है ये समांतर रेखा है फर्स्ट, और ये भी आपके पास है समांतर रेखा है। इनको अगर इनको एक तिर्यक रेखा काटे, यानी कि एक बार फिर से सुनिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तीसरी तिर्यक रेखा काटे तो क्या क्या रिजल्ट आपके पास निकल के आ सकता है। सर पहला जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, जब दो समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा वे होती है जो आपस में जाके कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटे। यानी कि आप कह सकते हो कि रेल की जो पटरियाँ होती है वो समांतर होती है। तो हम इसमें नाम देना चाहे तो आप दे लीजिए ए है और ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है आपके पास है डी है। सर दो समांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा काटती है पी और क्यू, तो आपके पास है क्या क्या परिणाम यहाँ से निकल के आते हैं, क्या क्या रिजल्ट आपको इसमें याद रखने होते हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो आपको फिक्स रटने हैं। तो सर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में जो इनके संगत कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर संगत जो कोण है ना वो क्या होंगे आपके पास है बराबर। पहला पॉइंट तो मैंने ये कहा कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। अब आप ये कहोगे कि संगत कोण किसे कहते हैं, तो संगत कोण वो होते हैं जो एक ही संगत में बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये बताइएगा, इस डायग्राम को क्या हम ऐसे नहीं बना सकते, ये रहा, तो यहाँ का कोण यहाँ के बराबर होगा, यहाँ का कोण यहाँ के बराबर होगा, और ये आपके पास ये और ये आपके पास ये, बस यही संगत होते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर ले आते हैं तो देखिएगा, हम ये कह सकते हैं सर अगर इसको समझना चाहे तो इसको आप यहाँ से काट दो। जैसे ही हम यहाँ से काट देते हैं तो ये डायग्राम और ये डायग्राम आपके पास समान बन गया। तो इसके संगत कोण ऐसे बनेंगे आपके पास, जैसे इसको नंबरिंग दे दीजिए 1, इसको नंबरिंग दे दीजिए आप 2, आप कह दीजिए ये आपके पास है सर, ये हमारे पास है कोण 1 है, ये क्या है हमारे पास है कोण 1 है, ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है कोण 2 है, ये हमारे पास है कोण 3 है, और ये क्या है हमारे पास है सर, ये हमारे पास है कोण 4 है। तो कोण 1 के बराबर यहाँ पर जो कोण बनेगा, क्योंकि देखो ये स्थिति और ये स्थिति एक जैसी है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं संगत कोणों की बात करें तो सर कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, और जो यहाँ पर बनेगा 2, तो यहाँ भी आपके पास एक बनेगा, आपके पास है 6। तो सर जो कोण 2 है ना आपके पास, वो बराबर होगा आपके पास है कोण 6 के। अब आप यहाँ से समझने की कोशिश करो कि संगत का मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि सर ऐसी स्थिति में संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण किसे कहते हैं, जो एक जगह पर बने। जैसे सर यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा आपके पास है। अब इस लाइन को कंप्लीट कर लीजिएगा आप, यानी कि सर अब हम इस लाइन को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ये लीजिएगा। और यहाँ वाला कोण इसके बराबर होगा। अब बताओ ये किसके बराबर होगा, सर ये इसके बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, इसके। यानी इसके बाद कितना लिखोगे आप, सर ये कौन है आपके पास है 7, और ये है आपके पास 8। यानी नंबरिंग दे दिया आपने 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये कह सकते हैं सर इसी में अगर हम बात करें कोण 3, तो कोण 3 के बराबर क्या होगा, कोण 7, और कोण 4 के बराबर क्या होगा आपके पास है कोण 8। ये सब संगत कोण होते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, ये सभी क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट आपने क्या समझा कि सर इनके संगत कोण बराबर होते हैं। सिर्फ एक लाइन पर देखो कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, अब इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट हमने समझा कि संगत कोण बराबर होता है। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है, अच्छा इसकी वजह एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा आप। चलिएगा, एक और पॉइंट समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाल फिलहाल हम, चलिए अभी फर्स्ट लाइन से हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। सर हमारे पास ये है कि पहला पॉइंट ये है कि सर संगत कोण इनके बराबर होता है। यानी इसके बराबर ये होगा आपके पास, इसके बराबर ये होगा आपके पास, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। दूसरा जो पॉइंट आपको इनमें याद रखना है वो होता है आपके पास है एकांतर है।
एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। बस अब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सरल। एकांतर अंतःकोण क्या होंगे आपके पास है सर, हमारे पास बराबर होंगे, तो केवल बराबर लिख लीजिए। अब आप ये कहोगे सर एकांतर अंतःकोण किसे कहते हैं, यानी इसमें सिर्फ 5 पॉइंट याद रखने हैं, आप तो ऐसे रट्टा मार लो फिक्स। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है सर, संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण कहाँ कहाँ बनते हैं, बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे हम चर्चा करेंगे, टेंशन ना लें आप। लेकिन तीसरा पॉइंट और याद रखिए सर, इसी तरीके से आपके पास है एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण भी क्या होंगे आपके पास है, बराबर होंगे। रख सकते हो ना इनको याद। चौथा पॉइंट और याद रख लीजिए सर, लगातार, ये लगातार का मतलब हो जाएगा आपके पास है क्रमागत, क्रमागत अंतः कोणों का योग, क्रमागत अंतः कोणों का योग कितना होता है बताओ, 180 डिग्री होता है, का योग 180 डिग्री होगा। 4 पॉइंट। और 5 नंबर का पॉइंट जो आप समझना चाहते हो ना, वो 5 नंबर का पॉइंट ये है कि इस तरीके से कोई ये लाइन है आपके पास, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो बनते हैं ना, इसे हम कहते हैं सर शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होता है आपके पास सर, ये होते हैं आपके पास शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन से होते हैं आपके पास है सर, ये होते हैं हमारे पास है शीर्षाभिमुख कोण, जो कि आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे आपके पास, बराबर। ये 5 पॉइंट याद रखने। शीर्षाभिमुख कोण जैसे कोण 8 कोण 6 के बराबर। अगर हम चाहते हैं शीर्षाभिमुख कोण का एक एग्जांपल लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं सर कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा आपके पास है कोण 4 के। ये सब शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसके अलावा सर एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण कहाँ बनता है, अब देखिएगा, ये तो आपके पास है अंत्य की बात करें तो ये तो लगातार है, कोण 2 और कोण 5 तो आपके पास है लगातार, है क्या नहीं है। तो लगातार अगर हुए, जिसको हम सीधी लाइन पे कहते हैं, उनका योग तो 180 डिग्री होता है। तो सर अगर हम लगातार की बात करें, क्रमागत की अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ से कोण 2 प्लस कोण 5 को अगर हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास 180 डिग्री मान आएगा। हमारे पास मान कितना आएगा, 180 डिग्री। लेकिन अगर एक कोण को बीच में छोड़ देते हैं हम, जैसे आपने इसको छोड़ दिया और सीधे इस पर गए, तो इसे कहते हैं सर एकांतर अंतःकोण। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर कोण 2 बराबर होगा आपके पास है कोण 8 के, इसे हम एकांतर कोण कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी, और ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि देखो इसके बाद ये छोड़ दिया आपने, इस पे आ गए, यानी एकांतर अंतःकोण। इसी तरीके से आप ये कह सकते हो सर कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। एकांतर बाह्य कोण के, बाह्य कोण यानी कि बाह्य बनेगा, देखो ये बन रहा है आपके पास है, तो हम ये कह सकते हैं ये तो इसके क्रम में है, लेकिन इसके एकांतर यानी कि ये रहा, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं 1 बराबर होगा आपके पास है 7। बस इतना सही तो याद रखना है, बाकी तो कुछ याद ही नहीं रखना है। और इसके बेस पर पिछली साल खूब क्वेश्चन आए थे। केवल 5 पॉइंट आप रट लीजिए। संगत कोण पता है आपको कौन कौन से, सर संगत कोण जो एक जगह पर बने बराबर होंगे, बस सीधी सी बात है। एकांतर अंतःकोण किसे कहते हैं सर, एकांतर अंतः लगातार की वजह एक को छोड़ करके कह दीजिए आप, तो सर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। जैसे एकांतर अंतःकोण बराबर होता है, ऐसे एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होता है। यानी कि इसके बराबर क्या होगा, ये एकांतर, इसके बराबर क्या होगा आपके पास है ये शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि सर ये आपस में बराबर होता है। हम एक क्वेश्चनों से समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी जो कहानी है ना, इसको आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको मैं यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ए है और ये बी है, ये आपके पास है एक समांतर रेखा है, ये दूसरी समांतर रेखा आपके पास है, और एक तिर्यक रेखा इनको काटेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने ये कहा कि सर यहाँ पर आपके पास 55 डिग्री का कोण है, आपको ये वाला कोण बताना कि ये वाला कोण कितना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप खुद बताइए आपकी ईमानदारी से कि लगातार जो कोण होते हैं, एक रेखा पर जो कोण बनते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। भाई उनका योग कितना होता है आपके पास सर, उनका योग 180 डिग्री होता है। क्रमागत जो कोण बनते हैं, तो ये आपके पास लगातार कोण है। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर आपके पास इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अगर इसको हम 180 में से घटाते हैं तो कितना आएगा आपके पास, 125 डिग्री। ये कितना होगा आपके पास सर, ये हो जाएगा हमारे पास 180 में से घटाना है ना आपको, 180 में से आप कम कर दीजिए कितना, 55। तो ये कितना बचेगा आपके पास, 5 2 125। यानी सर अगर ये 125 डिग्री का है, तो बताइए क्या इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सर इसके बराबर ही होगा। तो बस यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे करना था क्वेश्चन को। एक बार फिर सुनिएगा, हमने क्या किया सर, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है उसे हम 180 डिग्री का कहते हैं, या लगातार जो कोण बनेगा उसे हम 180 डिग्री का नाम दे सकते हैं।
जब यहाँ पर 55 था तो 180 में से हमने 55 घटाया तो ये 125 आ गया। अब ये एकांतर देखो, ये तो लगातार है आपके पास है, ये तो क्या है आपके पास है सर, ये तो हमारे पास लगातार है, ये तो क्या है हमारे पास लगातार है, यानी इसका मान इतना है तो इसका मान 55 होगा। आप वैसे बता सकते थे कि सर ये संगत कोण है, ये 55 है तो ये 55 है। अगर ये 55 है तो फिर आप ये कह सकते हो कि ये एक सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं वो 180 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो भी 125 आ जाता। यानी काफी सारे तरीके हैं आपके बताने के। आइएगा और हम बारीकी से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन अभी हमने छोड़ दिया था, एक लाइन पढ़ने के बाद ये कहा कि अभी नहीं बन पाएगा, लेकिन अब बन पाएगा। जब एक त्रियक रेखा को दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करें, जब एक त्रियक रेखा को, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये त्रियक रेखा है, इसको दो समांतर रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर आंतरिक कोणों में से एक, एकांतर आंतरिक कोणों में से एक कितना है, 115 डिग्री का है। तो दूसरा एकांतर कोण कितना होगा भाई, अगर आपने एक छोड़ दिया तो दूसरा तो बराबर होगा। लगातार का योग तो 80 होता है 100, लेकिन एक छोड़ दोगे तो फिर बराबर हो जाएंगे आपके। ऐसे आपको समझना है। क्लियर है आपके पास? तो आंसर ही आ गया हमारा, और क्या है। तो सर आइएगा, एक क्वेश्चन ये रहा हमारे पास इसी तरीके से, ये तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो समांतर रेखा, ये पहली है ये दूसरी है, इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और इसने कहा है कोण ए का मान, यानी सर इसका जो मान है ना आपके पास वो 92 है। अगर इसका मान 92 है तो सिंपल सी बात है कि इसका मान भी आपके पास है 92 होगा, क्योंकि सेम जगह पे है, ये इसके बराबर है। अगर ये आपके पास है 92 है तो ये एक ही लाइन पे बने हुए हैं, ये दोनों के दोनों किस पे बने हुए हैं आपके पास, एक लाइन पे बने हुए। और एक लाइन पर अगर कोण बने हुए तो आप अच्छे से जानते हो कि आपके पास है कितना होगा सर। अगर हम चलिएगा एक काम करिएगा, ऐसे मत करिएगा, फिर ऐसे कर लीजिए। अगर ये आपके पास है 92 है तो चलिए 180 डिग्री का होगा, तो 180 डिग्री का होगा तो ये कितना होगा सर, अगर हम इसको 180 में से घटाते हैं तो कितना आएगा, 80 8 88। यानी सर इस बी का आपसे मान पूछा है, बी का पूछा है कि नहीं, तो सर ये हमारे पास है कितना होगा, 88 डिग्री होगा। अब आपसे बी का नहीं पूछा, आपसे इसने डी का मान पूछा है। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर ये 92 है तो ये 92 है, ये कोण और ये कोण लगातार है। लगातार जो कोण होते हैं, लगातार अंतः कोण है आपके पास है, लगातार अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ पा रहे हो आप? अगर 180 होता है तो इसका मान 92 है, तो 180 में से अगर आप 92 घटाते हैं तो 88 आएगा। अगर ये 88 है तो ये कितना है, अब आप बताइए क्या आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। ये इसके बराबर शीर्षाभिमुख कौन लग गया सर यहाँ पर, तो इसका मतलब सर हमारे पास 88 डिग्री करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा। ऐसे आपको बनाना है। एक बार फिर से सुनिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 पॉइंट रट लेने हैं बस। अगर आप इनको रट पाए तो संगत कोण बराबर, एकांतर अंतः कोण बराबर, एकांतर बाह्य कोण बराबर, क्रमागत अंतः कोण 180 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण बराबर। क्या ये 5 पॉइंट आपको याद नहीं होंगे भाई? ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो तो इतना तो कुछ कर ही सकते हो। अगर इतना कुछ कर सकते हो तो ये क्वेश्चनों के आंसर देखो आप आराम से बता पाओगे। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा लेवल का है ये, इसको समझ लो आप। ये भी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा सर, रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक रेखा आपके पास ये है, दूसरी रेखा आपके पास ये है, समांतर एक त्रियक रेखा, यानी इनको एक त्रियक रेखा काटेगी। और त्रियक रेखा क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है पी क्यू है। ये हमारे पास नामकरण कर दीजिए, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। नो डाउट। आगे चलो, क्वेश्चन है सबसे पहले ये कहा है सर पी क्यू एम और एन पर, यानी हम ये कह सकते हैं ये यहाँ पर तो क्या है पी क्यू ए बी को तो एम पर, ए बी को तो एम पर, यहाँ पर एम है, और ये जो सी डी है ना इनको एन पर काटेगी। ठीक है, यदि आप शुरुआत करोगे पी से, कौन पी एम बी, पी से शुरुआत करो, पी कहां पर है पी, पी पे के बाद एम जाओगे, एम पे बाद कहां होगे बी। इसका जो मान दिया है ना सर, ये वाला जो मान है वो आपके पास है 5x डिग्री है, तो 5x लिख दो केवल। ठीक है, और फिर आप शुरुआत करोगे बी से, बी से एम पे जाओगे, फिर एन पे जाओगे। बी कहां पर है आपके पास सर, ये रहा, बी से एम पे जाओगे और एम के बाद नीचे उतरोगे, यानी कि यहाँ पे ये कह सकते हो ये वाला थीटा, ये वाला थीटा कितना आपके पास है 3x + 2y है, 3x प्लस क्या है आपके पास है 2y है। ओके, फिर आप डी से शुरुआत करोगे, डी से एन पे जाओगे, एन से किधर जाओगे, क्यू की साइड, इस साइड आओगे। और ये वाला आपको कितना दिया है सर, ये वाला हमको x + 3y दिया है। आपसे किसका मान पूछा है, बी एम एन, बी एम और एन, यानी कि सर इसका हमसे मान पूछा है। इसका क्या पूछा मान, तो इसका मान बताने के दो तरीके आपके पास हो सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप इन इक्वेशनों को सरल करके x का मान निकाल दो, x का मान जो भी आए उस x के मान को यहाँ रख दो। यहाँ रखने के बाद आपको पता है एक सीधी रेखा पर आपके पास 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इसका मान 50 आ गया तो बाकी का मान 130 आ जाएगा।
तो 180 में से हम उसको बड़े इजीली तरीके से घटा पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर अब करें क्या, सर करें क्या, कुछ आप एक्स का मान निकाल लो। चलो एक्स का मान निकालने के लिए पहले आप ये देखो संगत कौन बराबर होंगे, कौन किसके संगत में। सर ये भी कॉपचे में बना हुआ है, ये भी कॉपचे में बना हुआ है, एक एक जगह पर बने हुए हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी आप ये कह सकते हो सर कौन किसके बराबर होगा। सर ये जो 3x है ना, 3x प्लस 2y, ये बराबर होगा आपके पास है x प्लस 3y के। भाई ये और ये तो एक जगह पे बने हुए हैं तो बराबर होंगे आपके पास, बराबर है तो सोल्व करिए। x आपके पास इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x में से x घटाओगे तो आपके पास 2x बराबर का निशान, ये इधर जाता है माइनस का। यानी सर जो y का मान है ना आपके पास वो कितना है, 2x है, रहने दीजिएगा। और देखिए अगर सर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो योग 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि एक रेखा पर है, लगातार है। तो हम ये कह सकते हैं सर 5x प्लस 3x और प्लस 2y और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। आप इसको जोड़ दीजिए 8x हो जाएगा, 8x प्लस 2y बराबर कितना आपके पास 180 डिग्री है। इस बात को ध्यान रखिए, अगर पूरा कट रहा है तो काट सकते हो, 2 से पूरा कट रहा है ये, तो सर ये 4x प्लस 2y और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 90 हो जाएगा। अब बताइए एक y का मान 2x है, तो इस y को 2x रखोगे, 2 से गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा। तो सर 4x तो पहले से ही है, प्लस इसकी जगह पर भी 4x हो जाएगा आपके पास, बराबर कितना आपके पास है 90, बराबर कितना आपके पास है 90। अच्छा ये एक ही बचा है ना आपके पास, ये कितना बचा है आपके पास सर, ये हमारे पास ओनली फॉर एक बचा है। अगर एक बचा है तो इसकी जगह पर क्या रखोगे, सर y का मान आपके पास है 2x है, y का मान कितना 2x है, तो यहाँ पर आप 2x रखोगे। अब ये कितना हो गया सर 6x बराबर 90, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, x की वैल्यू 15 आ जाएगी यहाँ से। अगर आपने x की वैल्यू निकाल दी तो यहाँ रख दो, जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ 15 रखते हैं तो 15 5 75, यानी सर ये हमारे पास 75 डिग्री का है। अगर ये 75 डिग्री का है तो पूरी लाइन पर जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। 180 में से आप 75 घटाओगे तो इसका मान कितना हो गया सर, इसका मान 105 हो गया। और बस यही आपका आंसर है, यानी कि इस ऑप्शन में आपके पास है डी ऑप्शन में। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। वो 5 प्रॉपर्टीज है नॉर्मल सी, आप उनको याद करें और क्वेश्चनों को बनाओ आराम से कि कौन किसके बराबर हो सकता है, किन का योग 180 हो सकता है। उसके बाद आपने y का मान उठा करके यहाँ रख दिया, यहाँ रखने के बाद x का मान आ गया, x का मान आपने यहाँ रख दिया, फिर इस लाइन पर 180 डिग्री होगा, अगर ऊपर 75 का है तो नीचे 105 डिग्री का मान होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। आइएगा एक क्वेश्चन और है हमारे पास है, किसी कोण का पूरक कोण। पहली बात तो पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो किससे कहते हैं हम, सर पूरक कोण होते हैं जिनका योग कितना हुआ आपके पास है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से पहला जो है वो आपके पास है x डिग्री है, तो दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास सर, दूसरा हो जाएगा आपके पास है 90 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर भी 90 आना चाहिए आपके पास है, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर पूरक कोण दूसरे कोण के दुगने से 12 अधिक है, ये वाला जो कोण है ना इसका, क्योंकि इसको आप इसमें जोड़ते ही 90 हो जाएगा आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये वाला जो कोण है ये दुगने से, इसके दुगने से, तो दुगना हमने ये कर लिया, दुगने से कितना अधिक है आपके पास 12 अधिक है, अब बराबर का निशान लग जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं सर x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा बराबर, ये इधर जाता ही माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 78, तो फिर x का मान कितना आएगा 26। बस यही आंसर है। ऐसे कर रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। जो आपसे इसके बारे में कहा गया है वो परिवर्तन आपको इसमें करना है, क्योंकि हमको बराबर का निशान लगाना है इसलिए। आइएगा आप लास्ट क्वेश्चन करिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास सर, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 32 डिग्री अधिक है, मतलब अधिक होना या कम होना अंतर कहलाता है आपके पास है। तो हम ये कह सकते हैं, तो हमसे छोटा कोण पूछा, दो संपूरक कोण। आप ये बताइए संपूरक कोण किसे कहता है सर, एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक। संपूरक कोण का मतलब होता है जिसका योग 180 डिग्री हो, और पूरक का अर्थ होता है जिनका योग 90 डिग्री हो। 90 डिग्री है तो पूरक कोण है और 180 डिग्री है तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से दो संपूरक कोणों में से, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आएगा आपके पास 180 आएगा, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। जबकि वो ये कह रहा है कि 32 डिग्री इनका अंतर है, यानी सर x माइनस वाई बराबर हम ये कह सकते हैं 32 डिग्री। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री, इनका अंतर आपके पास 32 डिग्री। अगर आपको यहाँ से बड़ा कोण निकालना तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, और छोटा कोण निकालना तो दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दो। आपको क्या निकालना है, छोटा कोण। तो सर हमको यहाँ से छोटा कोण अगर निकालना है तो छोटा कोण तो फिक्स तरीके से निकलता है। कैसे सर, दोनों को आपस में घटा करके और किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दीजिए। तो जैसे ही आप घटाओगे तो कितना आएगा सर, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये 7, तो ये कितना बच जाएगा 4 1 भाग 2, तो ये 7 और ये 4 74,
किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप, अच्छा अब आप ये कहोगे सर छोटा कोण कैसे निकाला, जिसके आगे माइनस होता है वह आपके पास है छोटा कोण कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा आपके पास सर, वह आपके पास है, अच्छा कहीं गलत किया है क्या क्वेश्चन को अपन ने? ये कितनी बार कट रहा है आपके पास है, 7 बार। देखिए अगर हम 32 हटाते 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा हमारे पास है। और ये कितना बच जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास 15 बच जाएगा। 15 में से अगर हम 3 घटाते तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 बचेगा। सही तो है ना यार? 148 और 2 50, 180, बिल्कुल सही है आपके पास है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 7 है और ये 4 74, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आइएगा, तो ये था आपके पास में, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से समझोगे और फिर आप आराम से क्वेश्चनों को, अगर कल परसों आपके पेपर में आते हैं तो आप गलत करके नहीं आओगे। आज की क्लास में मैंने आपको वो 5 इंपॉर्टेंट टाइप बताए हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। आप देखिएगा, आपने देखा कि ये त्रिभुजों वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें आप यकीन नहीं करोगे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। यानी कि मैंने ग्रुप डी से पहले आपकी जो तैयारी कराई थी ना 20-25 दिन के अंदर, अगर आप उस तैयारी में मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करी होगी आप लोगों ने, तो आप आराम से 22-23 क्वेश्चन बना के आ रहे हो, आराम से बना के आ रहे हो। और बाकी 1-2 क्वेश्चन फिर आपकी मेहनत भी होती है, 25 में से 25 अगर आपको करने हैं तो ठीक है। तो ये जो टाइप आपके पास 5 थे, 5 टाइपों का आप आराम से पढ़िएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइप बाय टाइप और पढ़ाने चाहिए, 5 टाइप कर दिए, 5 टाइप कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इसी तरीके से अगर और टाइप आप चाहते हो कि सर डेली आप इसी तरीके से टाइप बाय टाइप अपडेट करते रहिएगा, तो आप एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कंप्लीट कोर्स अगर आप मेरे साथ पढ़ करके, मेरे साथ बिल्कुल फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ आप ये चाहते हो कि सर हम आपसे कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, ऐसे टाइप बाय टाइप फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ, और अपडेटेड होने चाहिए। लास्ट जो ग्रुप डी पेपर लगा है रेलवे का, कौन सा लगा था सर, 28 जुलाई को ALP CBT 2 का पेपर लगा था। वहां तक के अगर आप अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ मुझसे कोर्स करना चाहते हो मैथ का, तो आप प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। इसमें पेड कोर्सेज में जाओगे तो मैथ स्पेशल 4.0 के नाम से बैच मिलेगा, जिसमें अभी तक 5 से 6 क्लासें हुई है सिर्फ और सिर्फ। हमने 1 तारीख से स्टार्ट किया है, और वो बैच बिल्कुल फ्रेशर बैच है, बिल्कुल आराम आराम से हम पढ़ेंगे। और उसके साथ एक बैच आपको फ्री दिया गया है जो पहले मैंने पढ़ाया था। अगर आप उस बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।